एक अंग्रेजों ने कमीशन बनाया था, वो ली कमीशन ये कहता है कि ऊंची नौकरियों में, कौन सी हायर पोस्ट जो होती है उसमें ऊंची जाति के भारतीयों को लिया जाना चाहिए। गलत बात है भाई साहब। किसी भी पोस्ट पर किसको लेना है इसका आधार क्या होना चाहिए? योग्यता। कोई आधार जाति या धर्म होना। और वो कहती थी कि नहीं, इन ऊंची नौकरियों में एक कुछ विशेष जाति के लोग ही होने चाहिए, दूसरे लोगों ने। स्वराज पार्टी का गलत तरीका है, ऐसे कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने किसका विरोध किया? ली कमीशन। क्या कहता ली कमीशन? उच्च नौकरियों में उच्च भारतीयों को लिया जाना चाहिए। तो इसका स्वराज पार्टी क्या कर रही है? विरोध। अगली कौन सी समिति है? अरे नहीं लिखना, सुनो तो, क्यों लिखना है? मैं कहता हूं सुनने से बातें याद रहती है। अगला कौन सा है? 1919 में प्रांतों में क्या लगाया गया? द्वैत शासन। अब मुडीमेन समिति बनाएगी कि भाई बताओ प्रांतों का द्वैत शासन हटाया जाए या रखा जाए। अब आप बताओ द्वैत शासन रखा जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए? और मुडीमेन कमेटी ने रिपोर्ट दी कि द्वैत शासन को लागू रखा जाए। तो इन्होंने मुडीमेन समिति की रिपोर्ट जब संसद में पेश की जाएगी तो इन्होंने उसका भी क्या किया? विरोध। ली कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया, जो क्या कहती है रिपोर्ट? हाँ, उच्च नौकरियों में उच्च जाति के भारतीय होने चाहिए। मुडीमेन समिति क्या कहती है? दाइयार की रूल है, उसको क्या किया जाए? कंटिन्यू। अगला कौन सा बिल है? नाम ही देखो क्या है, पब्लिक सेफ्टी बिल। क्या नाम है? रोलर एक्ट 2.0 था। पब्लिक की सेफ्टी के नाम पर किसी को भी उठाया जा सकता है। साहब इस आदमी से पब्लिक की सेफ्टी खतरा उठा लो, शक के आधार पर किसी को भी क्या किया जा सकता है? मैंने कहा ये तरीका गलत है। इस प्रकार से फिर जो सरकार के खिलाफ बोलेगा सरकार उसको क्या कर लेगी? उठा लेगी। अगला क्या बताओ? ट्रेड डिस्प्यूट बिल। क्या है? यदि कहीं पर मजदूरों के पूंजीपति के बीच में विवाद होता है, किस किसके? ट्रेड तो फैक्ट्री में होगा, फैक्ट्री में काम करने वाले कौन है? मजदूर या फैक्ट्री का मालिक। उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो बाद में मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार है। और यदि मजदूर हड़ताल नहीं करेंगे तो फिर मालिक उनकी कोई भी बात मानेगा? अभी तो क्या मालिक पर ये होता है कि भाई तूने ये नहीं किया तो हम क्या कर देंगे? हड़ताल। तो थोड़ी बहुत मानता तो है। फिर जब उसको पता चलेगा कि हड़ताल तो ये कर भी नहीं सकते तो कोई भी बात मानेगा। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल में किसको घटा? मजदूरों को। पब्लिक सेफ्टी बिल में किसको घटा? जनता को। मुडीमेन समिति कहते हैं द्वैत शासन को लागू रखा जाए। ली कमीशन कहता है उच्च नौकरियों के अंदर उच्च जाति के भारतीय ही होने चाहिए। इन सब का विरोध कौन कर रहे थे? इसका मतलब स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों में सरकार की गलत नीतियों का क्या किया था? विरोध। फिर भी स्वराज पार्टी का पतन हो गया। तो स्वराज पार्टी 1925 तक ज्यादा ज्यादा धीरे धीरे क्या हो गई थी? समाप्त। अब क्या है, जब पार्टी बनाई थी ना तब तो वे सारे लोग इकट्ठे हो गए जो कांग्रेस के खिलाफ थे। जो कांग्रेस की रणनीति में बदलाव चाहते हैं वो सारे लोग एक तरफ आ गए। उनका जो कॉमन मिनिमम कोई प्रोग्राम है तो वो है कि भाई कांग्रेस के हम क्या है? खिलाफ। तो वो सारे के सारे मिल गए। पर वो आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ थे। वो इसलिए मिल गए थे क्योंकि उनको किसका विरोध करना था? कांग्रेस का। कारण, अब स्वराज पार्टी में एक कोई मेंबर है हिंदू महासभा का। किसका मेंबर है? हिंदू। एक आधे कोई मेंबर है कम्युनिस्ट, एक आधा कोई मेंबर है उदारवादी, एक आधा कोई मेंबर है मुस्लिम का। तो अब ये आपस में लड़ने लग गए थोड़े दिनों बाद स्वराज पार्टी वाले। क्यों? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय टाइप के लोग अलग हिंदुत्व टाइप के लोग थे, मोतीलाल नेहरू इस टाइप के लोग नहीं थे। कैसे बढ़ेंगे आपस में? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। अलग अलग विचारधारा के लोगों को आपस में ले लिया था। अलग अलग विचारधारा के लोग बाद में आपस में क्या होने लगे? और ये हमेशा होता है। भारत में 1977 तक एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती थी, कांग्रेस। किसकी बनती? 52 में चुनाव है कांग्रेस, 57 में चुनाव है कांग्रेस, 62 में चुनाव है कांग्रेस, 67 में चुनाव है कांग्रेस, 71 में चुनाव है कांग्रेस, 75 में इंदिरा जी लगा गए आपातकाल। आपातकाल लगाने के बाद में जो भी विपक्ष के नेता थे उन सबको पकड़ पकड़ किसमें डाल दिया? जेल में। और 77 में कहा इमरजेंसी हटाते हैं और चुनाव करवाते हैं। तो वे सारे नेता जो इंदिरा जी के खिलाफ थे उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। तो अब उनका मिलने का एकमात्र आधार क्या है? इंदिरा का विरोध। इंदिरा का विरोध। लड़ लिए चुनाव, लड़के जीत गए, आपस में लड़ पड़े फिर। क्योंकि वो पहले एक थे नहीं वैसा। वो इस बात पर एक साथ आए थे क्योंकि उनको इंदिरा जी की क्या करनी थी? खिलाफत। अब इंदिरा जी तो बाहर हो गए, अब अपने पास सरकार आई, तब सबको प्रधानमंत्री बनना है। तो सारे आपस में लड़ने लगे। ये अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी, ये हुआ था इस पार्टी के साथ में। शुरुआत में देश के खूब सारे अलग अलग हिस्सों के लोग आंदोलन में जाके जुड़े। अन्ना जी वाला आंदोलन चल रहा था। कई लोग अमेरिका से नौकरियां छोड़ छोड़ के आ गए थे कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। और बस अब एक जादुई व्यक्ति आएगा और भारत में भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से क्या कर देगा? मिटा दे। और सब अलग अलग टाइप के लोग एकदम आ गए। अब बाद में दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट भी आ गई, फिर आपस में लड़ पड़े। किसी को राज्यसभा में जाना, किसी को लोकसभा में जाना। ये कुमार विश्वास और क्या है? कुमार विश्वास पहले इस पार्टी कुमार विश्वास को चुनाव लड़ा हुआ राहुल गांधी के सामने। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव लड़ा था राहुल गांधी के सामने कुमार विश्वास ने। पर बाद में कुमार विश्वास ने कहा मुझे राज्यसभा भेजो बाहर। शुरुआत में कहा था हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। बाद में किसी को राज्यसभा भेजना था, सेठ जी को भेजा क्यों? सेठ जी ने चंदा दिया था।
पावर में आने के बाद में अपने को समझ में आता है कि भाई साहब पार्टी चलाने के लिए पैसे चाहिए बाबू भाई, बिना पैसे के पार नहीं पड़ती है। ये सब बातें फर्जी है इधर उधर की, तो आपस में लड़ने लगे। योगेंद्र यादव, ये प्रशांत भूषण, ये बड़े बड़े नेता थे जो अभी दिखते हैं सामने, ये सारे आम आदमी पार्टी। किरण बेदी, किरण बेदी का नाम सुना है? किरण बेदी आम आदमी पार्टी की नेता थी, पर किरण बेदी बाद में बीजेपी के अंदर चली गई। अब तो राज्यपाल है किरण बेदी, राज्यपाल बन रखी, जो सब अलग अलग हो गए बाद में। कारण अलग अलग विचारधारा के लोग एक बार साथ आ तो जाते हैं, लेकिन कभी भी उनकी आइडियोलॉजी आपस में मैच करती तो वो थोड़े दिन बाद में लड़ेंगे। स्वराज पार्टी में भी अपने अभी चुनाव कब हुए? 23 में। 23 से पहले चुनाव हुए थे 18, 18 से पहले चुनाव हुए थे 13, राजस्थान वाले। 13 से पहले कब हुए थे? 8। तो 8 में जब चुनाव हुए तो अपने सरकार आई अशोक जी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट है ना, वो 5 साल। 8 से 13 वाले, वो अशोक जी की गवर्नमेंट बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, उसने खूब सारे काम किए थे। मतलब उसमें कोई इतने आरोप भी नहीं लगे थे ज्यादा, सरकार के अच्छे काम भी करके गई थी। जैसे आज जो आप देखते हो ये फ्री दवाइयां हॉस्पिटल में, ये उस सरकार की किया है ना, 2008 से 2013 के बीच में कि हॉस्पिटल में दवाइयां मिलेगी, वो क्या मिलेगी? फ्री। और ये अपने आप में एक बड़ा चेंज था उन दिनों के अंदर। वरना मेरे को याद आता है कि गांव में पहले कोई बीमार हो जाता ना, और कहते हैं कि बड़े अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले टेंशन ये होती कि रुपए कहां से आएंगे। केस होता नहीं था कि बड़े अस्पताल का मतलब कम से कम 50,000 रुपए तो आपके पास होने चाहिए, फिर गांव में मांग के लाने पड़ते, अच्छा 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। लेकिन बाद में जब ये कहा गया कि हॉस्पिटल में आपके इन चीजों के पैसे लगेंगे नहीं, तो बंदा कम से कम पैसे का जुगाड़ से तो मुक्त हुआ। आदमी बीमार हुआ, हाथों हाथ लेके जाए, हाथों हाथ टाइम पे ट्रीटमेंट तो मिले। ऐसी खूब सारी चीजें आई थी। तो ये था कि यार सरकार ने इस बार काम अच्छा किया, हिसाब से तो कहना चाहिए सरकार रिपीट करनी चाहिए, सरकार वापस आनी चाहिए। या मान लो सरकार के खिलाफ गुस्सा भी, सरकार ने थोड़ा बहुत कोई खराब भी किया हो कुछ, तो सरकार को पिछली बार की तुलना में थोड़ी सीटें क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। कितनी सीटें राजस्थान में टोटल? 200। उस पार्टी को जो अच्छा काम भी कर रही थी सीट मिली थी 20। कई बार आप अच्छे काम करते हो लेकिन लोगों तक उनको पहुंचा, तभी अशोक जी का स्टेटमेंट था कि हमने अच्छे काम किए लेकिन जनता तक उनको पहुंचा। और बीजेपी, तब मोदी जी नए नए देश में उभर रहे थे, बीजेपी ने कहा साहब अब मोदी जी आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी को सीट मिली 150। कितनी मिली? 153 सीटें आई। 156 या 153 सीटें, कांग्रेस के 21। तो कई बार होता है कि भाई कई बार आप अच्छे काम करते हो लेकिन पब्लिक तक उनको डिलीवर नहीं कर पाते। स्वराज पार्टी के साथ भी हुआ। फिर दूसरा देखो 1919 वाले अधिनियम में हमने पढ़ा था कि भारतीयों में मंत्री बनने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई थी, बताया था। अच्छा, केंद्रीय विधानसभा में चुनाव होंगे तो मंत्री भी बनेंगे, प्रांतों में भी चुनाव हुए तो प्रांतों में भी क्या बनेंगे? मंत्री। जीत के स्वराज पार्टी गई है तो मंत्री भी कौन बनेंगे? स्वराज पार्टी। ये आपस में लड़ पड़े मंत्री बनने के लिए। वो कहे मेरे को, अब मंत्री तो सेंटर में 3 बनने थे, 3/8 सदस्य भारतीय होंगे, 3 बनने। अब 3 कौन बनने हैं? तो स्वराज पार्टी वाले आपस में लड़ने लग गए थे। फिर एक भाई साहब 47 के बाद में देश में सरकार किसकी आई? कांग्रेस। तो इतिहास भी किसने लिखवाया? कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कहा स्वराज पार्टी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि हम उससे अलग थे, हम साथ में नहीं थे, स्वराज पार्टी भी ढंग से काम है। 1909 में जब सुधार किए गए थे तब कहा था 10 साल बाद नए सुधार किए जाएंगे, मतलब 1929, सॉरी 1919, 1919 में किए गए थे, वापस का 10 साल बाद वापस किए जाएंगे। तो अगले सुधार कब करने हैं? 1929। तो सुधार कब होने चाहिए? 1929। क्या सुधार होने चाहिए? इसके लिए बाद में कमीशन बनाया जाए। तो कमीशन बनना तो था 1929। कब बनना था? क्योंकि 1919 वाले अधिनियम में कहा गया कि भारत में अगले सुधार कब किए जाएंगे? 10 वर्ष बाद। ब्रिटेन में 2 पार्टियां होती है, एक पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी है? एक पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी। कौन सी? 2 है, एक तो कंजर्वेटिव और एक कौन सी? लिबरल। अच्छा नाम से बताओ, कंजर्वेटिव और लिबरल में से इंडिया का पक्ष थोड़ा कौन लेती होगी? लिबरल थोड़ा इंडिया का पक्ष लेते होंगे, कंजर्वेटिव इंडिया का पक्ष। अब 27 में कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, किसकी थी? 28 में चुनाव होने थे और कंजर्वेटिव पार्टी को एकदम साफ साफ दिख रहा था कि हारेंगे, अपनी जीत की संभावना। तो कंजर्वेटिव पार्टी यदि 28 में हारती है तो नई गवर्नमेंट किसकी आती है? तो फिर 1929 में सुधार कौन करेगी? और लिबरल पार्टी यदि सुधार करेगी तो भारत को कम सुधार मिलेंगे कि ज्यादा? कंजर्वेटिव पार्टी ये नहीं चाहती थी, उसने कहा यार 2 साल बाद में यदि सुधार हुए तो सुधार कौन करेगी? लिबरल पार्टी। और वो क्या कर देगी? भारत को थोड़ा ज्यादा लिबरल हो जाएगी ना। ऐसा होने अपने खुद ही सुधार करके चले जाते हैं, कह देंगे साहब जल्दी सुधार की आवश्यकता पड़ गई। भारत भी ये नहीं कह सकता अभी मत करो, हमें आवश्यकता नहीं है। भारत कहेगा हाँ भाई करो, हम कह देंगे पड़ गई तो पड़ गई। तो उन्होंने 2 साल पहले साइमन कमीशन बनाया था। तो कोई पूछे कि साइमन कमीशन बनना 1929 में था, 27 में क्यों बन गया? कंजर्वेटिव पार्टी को हार का खतरा था और इसलिए उन्होंने 2 साल पहले साइमन कमीशन का क्या कर लिया? गठन। दूसरा, ये वो समय है, देखो 20 में असहयोग आंदोलन है, 22 में असहयोग आंदोलन बंद हो गया, बाद में कुछ ही नहीं चल रहा है स्वराज पार्टी को छोड़ के। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, आपने कभी एक मूवी देखी है भगत सिंह पर? एक अजय देवगन की मूवी है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, कभी देखी हो तो दोबारा देखना उसको, या नहीं देखी तो देखना। तो उसमें एक सीन है,
कि भगत सिंह छोटा बच्चा है, दौड़ा दौड़ा आता है घर पे, और घर पे आके कहता है कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, और उस बच्चे के चेहरे पर अलग से रंग दिखाते हैं। मतलब एक बच्चे को भी लगता है कि यार गांधी जी आंदोलन वापस कैसे ले सकते हैं। वो सीन ये दिखाता है कि युवाओं में बड़ी निराशा थी, और युवाओं को लगता था कि यदि गांधी जी आंदोलन वापस नहीं लेते तो उस समय देश को आजादी मिल जाती, और गांधी जी ने आंदोलन वापस लेके गलत काम किया। तो युवाओं को लगा कि इसका मतलब गांधी जी के भरोसे देश को आजादी मिलेगी, तो फिर क्या तरीका हो सकता है, फिर कट्टा बंदूक लाओ भाई साहब, अंग्रेजों को उड़ाओ, क्या की जाए, क्रांति। इसलिए ये वो टाइम है जब बीच में भारत में क्या चल रही है, और क्रांति चल रही है। तो अंग्रेज क्रांतिकारियों को दबाना चाहते हैं, नरमपंथियों को अपने। बताइए ये बात। तो भाई हमने सिंपल सा कहा कि सुधार कहाँ करने हैं, भारत, तो हमसे तो पूछो क्या क्या करने हैं, 7 मेंबर, उनमें एक भी भारत का, इनको क्या पता क्या सुधार करने। और जब भारत में सुधार करने भारतीयों से पूछ ही नहीं रहे, तो ऐसे कमीशन की रिपोर्ट को भी हम स्वीकार करते। तो जैसे साइमन कमीशन भारत पहुंचा, हमने नारे लगाए, साइमन गो बैक, साइमन, साइमन तुम वापस जाओ, साइमन तुम वापस जाओ। और अलग अलग जगह, अलग अलग जगह अलग अलग प्रोग्राम किए गए। कहते लखनऊ में साइमन की एक मीटिंग होने वाली थी, और पता, और लखनऊ मीटिंग होने वाली, और सरकार को पता चला कि कुछ लड़के हैं बदमाश जो एकदम मीटिंग के अंदर घुस के करने वाले हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसलिए चारों तरफ पुलिस लगा दी गई, एक भी कोई देख लेना आसपास ही फटक गया, एक एक अंदर आने वाले की तलाशी ली जाए, काले झंडे लेके नहीं आ जाए कोई। लेकिन लड़कों ने गजब दिमाग लगाया, वो पास के किसी घर के अंदर जाके बैठ गए, फिर उन्होंने खूब सारे गुब्बारे लिए, गुब्बारों पर लिखा साइमन गो बैक, और बाद में सारे के सारे गुब्बारे उस साइड में उड़ा दिए जहां पर वो मीटिंग हो रही थी। गुब्बारे ज्यादा के गिरे लोगों के हाथों में, लोग के अरे क्या गुब्बारा है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। मीटिंग वाले क्या बोलने लग गए, पता चला कि साइमन पूना से बॉम्बे जा रहा था, शायद कोई पूना से बॉम्बे जा रहा था, तो वो जो ट्रेन का रास्ता है, तो वहां पे साथ साथ में तो ट्रेन जाती है, बराबर में उसके जाती है सड़क। तो कि साइमन किससे जाएगा, ट्रेन से। तो साइमन ट्रेन से जा रहा था, लड़के एक ओपन बॉडी जीप लेके आए, और ट्रेन के बराबर बराबर जीप भगाई, और जो जहां साइमन जिस डिब्बे के अंदर बैठा था उसके बराबर ले जाके तख्तियां दिखाई उसको, साइमन। तो नए नए खूब सारे इस प्रकार के तरीके निकाले गए। लखनऊ में अपने आंदोलन कर रहे थे गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू। किस किसने विरोध किया, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा विरोध किया, लखनऊ। कहां पे विरोध किया, पंजाब में विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। कौन कर रहे थे, पुलिस आती, जहां विरोध होता पुलिस आती, पुलिस लाठियां मारती। जवाहरलाल नेहरू तो एकदम यंग लड़के थे, जैसे ही पुलिस आती सप्ले हाथ में लिए, अपने भाई साहब पीछे हटो। जवान लड़कों का काम यही होता है, पुलिस आए तो अपने आसपास ही फटकना ज्यादा। लाला जी थोड़े मोटे आदमी थे, पुलिस आई, लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई, लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट पीट के हत्या कर दी। ताबूत समझते हो क्या होता है, ईसाइयों में जब कोई मर जाता है ना, तो उसको वो एक डिब्बे में लेके जाते हैं, कॉफिन है ना, तो उस कॉफिन को क्या बोलते हैं, ताबूत। तो अब उस कॉफिन को बंद करेंगे तो कीलें ठोकेंगे उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा भाई जैसे आप एक लठ मार रहे हो, एक कील ठोक दी, अंग्रेजी साम्राज्य मर चुका है, उसका कॉफिन तैयार है। अब मेरे पे तो जैसे जैसे लठ पड़ रहे हैं, वैसे वैसे क्या ठोकी जा रही है उसमें, किले। और लाला जी की बात एकदम सत्य साबित हुई भाई साहब, 20 साल के अंदर अंदर अंग्रेजों को जाना पड़ा। हाय लगती है मरते आदमी, लाला जी की हाय लगी अंग्रेजों को। लाला जी 1927 में क्या, 28 में, साइमन कमीशन इंडिया 28 आया था, बना 27 में था, 28 में आया था। लाला जी क्या कह गए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की। किसने कहा ऐसा, क्योंकि क्यों कहा उन्होंने ऐसा, लाठियों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। कहां विरोध कर रहे थे वो, लाहौर पंजाब की राजधानी थी। लाहौर किसकी राजधानी थी, वो तो क्या हुआ, जब अपना देश आजाद हुआ तब पंजाब के 2 टुकड़े हो गए, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास, आधा पंजाब अपने पास। तो आधा है ही नहीं, ज्यादातर उनके पास ही, अपने पास तो कोई 35-40% ही, जो अब 70% के आसपास है वो किसके पास है, पाकिस्तान। तो बाद अब वो लाहौर पाकिस्तान में चला गया। तो लाहौर है ना, बॉर्डर से 26 किलोमीटर है, लाहौर ज्यादा दूर नहीं है, लाहौर बहुत पास में पड़ता है एकदम अपने। तो बाद में हमने कहा अब नई राजधानी बनानी पड़ेगी अपने को पंजाब की, तब हमने नया शहर ही बनाया पूरा, चंडीगढ़। कौन सा बनाया, तो पंजाब की राजधानी कौन सी होगी अपनी, इसलिए पंजाबी फिल्मों में गाने आते हैं, जंजा जांदियां जो होंदियां लाहौर नु आगे चंडीगढ़ गेड़ियां क्यों मार दे। यदि बारात लाहौर जाती तो हम चंडीगढ़ आते। ये तो पार्टीशन के बाद बारात लाहौर जाना बंद हो गई, वरना भाई साहब लाहौर नजदीक पड़ता है, हम बारात कहाँ लेके जाते, लाहौर। तो लाहौर बहुत नजदीक पड़ता है, तो लाहौर उधर चला गया, उधर चला गया, इसलिए बाद में अपनी नई राजधानी कौन सी बनाएगी। फिर पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, तो हरियाणा वालों का राजधानी तो ये रखेंगे, तो हरियाणा की राजधानी भी कौन सी। पर बाद में कहा भाई साहब चंडीगढ़ यदि राज्यों को सौंप दिया गया
तो चंडीगढ़ को बर्बाद कर देंगे। इसलिए चंडीगढ़ को संभालने के लिए चंडीगढ़ में सरकार बननी चाहिए, इसलिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? वरना मान लो किसी राज्य को दे दिया जाए तो राज्य वाले ध्यान रखे नहीं रखे, चंडीगढ़ सुंदर शहर है, ध्यान सरकार के अंदर रखेगा, इसलिए कैसा प्रदेश बना दिया गया। तो इसलिए आज भी चंडीगढ़ जाइए, बहुत सुंदर सा है, चारों तरफ खुली खुली सड़कें, बहुत अच्छी ग्रीनरी, जहां पर दुकान होनी चाहिए वहां दुकान है, जहां पर घर होने चाहिए वहां घर। ये नहीं कि जैसे अपने यूं रोड पड़ी है, 4 दुकान, फिर घर, फिर एक पीजी, फिर एक दुकान, फिर ठेले वाले भैया, ऐसे है ना अपने तो। उन्होंने नहीं प्रॉपर किया एकदम। पर आप ना कभी अपना अंदर पुराना शहर देखो, जयपुर का जो सवाई जयसिंह का बसा हुआ परकोटे के अंदर का शहर है, वहां जहाँ दुकानें वहां दुकान नहीं है, वहां पर बीच में घर है, और देखो सारी दुकानें एक ही शेप की है ना। यदि 4 पिलर लगे हुए तो 4 पिलर ये सब में आगे की तरफ, ऊपर 2 खिड़कियां तो 2 खिड़कियां ही है, खिड़कियों का यदि शेप सेम ही है, उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज है, सबका एक कलर पिंक, पिंक सिटी है तो कलर भी कौन सा आ गया। तो राजा ने जब बनाई तो राजा ने पूरी प्लानिंग के तहत बनाई। ये बाद वाला तो बाद में अपन लोगों ने बनाया, अपने बनाया था अपने का ऐसा जिंदाबाद, जिसके जो जी में आएगा वैसा बना। एक घर ऐसा बनाया है बाहर, एक घर ऐसा बनाया, इसका मर्जी चला, उसने प्लॉट इधर कब्जा कर लिया, किसी ने इधर कब्जा कर लिया। चंडीगढ़ उस समय सरकार ने बनाया, सरकार ने बनाया, चंडीगढ़ का ध्यान रखा गया, तो वहां पर तो इसलिए वहां पर सेक्टर के टाइम है। और चंडीगढ़ बसाने वो जो डिजाइनिंग करने वाला चंडीगढ़ की, वो कोई अंग्रेज था, ईसाई था वो। ईसाइयों में 13 का अंक शुभ नहीं होता है ना, इसलिए वहां सेक्टर नंबर 13 नहीं है। कौन सा अंक शुभ नहीं होता? तो ये 13 अपने तो शुभ ही होता है। अपने भी आजकल फिर अपने दिमाग में क्यों रहता है कि 13 शुभ नहीं है, अपने 13 शुभ ही होता है। अपने शिवरात्रि 13 को आती है, अपने तो खूब सारे 13 को कई चीजें आती है, पर ये 13 अंग्रेजों का नहीं था, इसलिए अपने होने लग गया कि अरे 13 शुभ नहीं, 13 शुभ नहीं। बाकी हम इन 13 वाले में तो विश्वास करते नहीं थे, 13 अपने लिए शुभ ही हुआ करता था, पर वो अंग्रेज के नहीं था, इसलिए उसने कहा सब सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, सेक्टर नंबर 11, 12, 14, सेक्टर नंबर 13 नहीं है। तो चंडीगढ़ बाद में इसलिए बसाया गया क्योंकि राजधानी किधर चली गई, पाकिस्तान। लाहौर किधर चला गया, पहले जब अंदर था लाला जी भी पंजाब की राजधानी विरोध करेंगे, पंजाब की राजधानी कौन सी है, लाहौर, तो लाला जी विरोध कहां कर रहे हैं, लाहौर। वहां पे उनपे लाठियां पड़ी, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की। अब साइमन कमीशन का पूरे भारत ने क्या किया, विरोध। पर कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नहीं भाई साहब, साइमन वेलकम, साइमन वेलकम। तो साइमन कमीशन का समर्थन कौन कौन करता? पंजाब में एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग में 2 गुट बने हुए। मुस्लिम लीग का जो सफी गुट था वो इसका समर्थन कर रहा था। तो ये साइमन कमीशन का क्या कर रहे थे, हम तो याद रहेगा कि साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले कौन कौन थे। पंजाब की कौन सी पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, और मुस्लिम लीग का कौन सा गुट, ये क्या कर रहे हैं, साइमन कमीशन का समर्थन। बाकी पूरा भारत साइमन कमीशन क्या कर रहा है, विरोध। उस समय जो भारत सचिव था उसका नाम था लॉर्ड बिरकनहेड। क्या नाम था? क्या होता है भारत सचिव, क्या होता है बताओ देखिए, क्या होता है भारत सचिव? मैंने कई बार बोला गया, ब्रिटिश आपके देश में एक रक्षा मंत्री होता है, अभी वो क्या काम करता है, डिफेंस के मामले देखता है। गृह मंत्री क्या करता है, घर के मामले देखता है। विदेश मंत्री क्या करता है, व्यापार मंत्री, कृषि मंत्री। तो मान लो आज भारत श्रीलंका पर कब्जा कर ले, श्रीलंका मंत्री बनाना पड़े ना। भारत भूटान पे कब्जा कर ले तो कौन सा मंत्री बनाना पड़े, भूटान मंत्री। भारत नेपाल पे कब्जा कर ले तो नेपाल मंत्री। तो इंग्लैंड की सरकार में से मंत्री होते हैं, युगांडा का मंत्री युगांडा मंत्री, रवांडा मंत्री तवांडा मंत्री, भारत मंत्री बर्मा मंत्री, भारत मंत्री को भारत सचिव। भाई बात समझ में, ज्ञान देश को दोबारा पूछे, भारत सिंपल कौन है यार, अंग्रेजों की सरकार में भारत के मामले देखने वाला मंत्री वो कौन हुआ करता, भारत सचिव कौन था इस टाइम, लॉर्ड बिरकनहेड। क्या नाम था बताओ? लॉर्ड बिरकनहेड को पता चला कि साइमन कमीशन इंडिया गया, इंडिया वाले साइमन कमीशन क्या कर रहे हैं, विरोध। और उन्होंने बुलाया बुलाया भाई साहब क्यों विरोध, किस बात का, क्यों विरोध कर रहे हो? हमने कहा इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं। उसने कहा ये साइमन कमीशन क्यों बनाया गया तुम्हें पता है? हाँ हमें पता है क्यों बनाया गया, क्योंकि हमारे भारत में सुधार करने हैं। तो यार तुम्हारे में इतनी बुद्धि थोड़ी है कि तुम्हें पता है सुधार कैसे करने हैं कैसे नहीं करने, तुम्हारा मेंबर ले क्या करेंगे? तो अपने इंडियंस ने कहा अच्छा मतलब हम सुधार नहीं कर सकते, हमें सुधारों का वो ड्राफ्ट बनाना नहीं आता। उसने कहा तुम्हें आता है बनाना? इंडियंस ने कहा आता है, तो तुम बना दो, एक ड्राफ्ट बना के लाओ, भारत में क्या क्या सुधार होना चाहिए। तुम्हारा संविधान, ये संविधान ही तो है भाई, उस समय का ये संविधान था भाई। संविधान का मतलब क्या, सरकार जिसके अनुसार काम करती है क्या होता है, संविधान। 1919 का संविधान,
1909 का संविधान, जैसे आज संविधान है वैसे उस टाइम के संविधान थे। तो उसने लॉर्ड बिरकनहेड ने कहा सारे भारत वाले मिलके एक ड्राफ्ट तैयार कर दो संविधान का, और सारे उस पर सहमत हो जाना, सारे एग्री हो जाना, मैं लागू कर दूंगा। अपने वालों ने कहा भाई साहब लागू नहीं किया तो? उसने कहा दो बाप की औलाद हो जो लागू नहीं करे, पर तुम सारे सहमत होने चाहिए, सारे के सारे उस पर एग्री करोगे। अपने वालों का पक्का। उस साल 1928 में अपने कांग्रेस के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? हमने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक पार्टी बनाई, एक टीम बनाई, एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में 8 सदस्य थे। कितने थे? सब प्रकार के, हिंदू मुस्लिम सारे प्रकार के लिए गए, यहां तक यंग सदस्य लिया गया, एकदम सुभाष चंद्र बोस। किसको लिया गया? और हमने कहा 8 सदस्य हमारा संविधान तैयार करेंगे। वो जो संविधान तैयार किया गया उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। ये सिपाही से सुन के साइमस ने कहा चाचा मेरे वाली में स्पेलिंग मिस्टेक थी क्या? सेम रिपोर्ट तो मैंने दी है, तो फिर आप खुद क्यों तैयार करके लाए? फिर मेरे वाली मान लेते। आपने उनका रुको जरा, सब्र करो, आगे वाली देखो। तुम ये कह रहे थे कि भारत में संघात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? और भारत में केंद्र में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व दिया? हमारी मांग है भारत को डोमिनियन स्टेट बनाओ। क्या बनाओ? भारत को डोमिनियन स्टेट का मतलब है केवल विदेशी मामले अंग्रेजों के पास रहेंगे, बाकी पूरे भारत के मामले हमारे पास, केंद्र भी हमारा, प्रांत भी हमारे, केवल विदेशी मामले। भारत अमेरिका के बीच में संधि होगी नहीं होगी? इंग्लैंड देखे। भारत चीन के बीच में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? इंग्लैंड देखे। बाकी भारत में स्कूल कैसे खुलेंगे, हॉस्पिटल कैसे खुलेंगे, सड़कें बनेगी कि नहीं बनेगी, भारत वाले खुद देख लेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा फिर ये तुम्हारे मुसलमान सिख एंग्लो इंडियन कहां जाएंगे? इनके तो फिर मेंबर जीत के नहीं आएंगे, फिर अल्पसंख्यक तो जीत ही नहीं सकता। सेपरेट इलेक्टोरेट में इतना तो फिक्स है कि भाई इनकी सीटें तो आएगी। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कौन कहता रिजर्वेशन मत दो, रिजर्वेशन दो। पर अब बड़ा रिजर्वेशन क्या कहता है कि चुनाव भी ये लड़ेंगे, वोट भी ये देंगे। अब वो लाओ कि चुनाव ये लड़ेंगे लेकिन वोट हम, तो फिर अपने आप ही सामान्य आरक्षण लागू कर दिया जाए। ये सेपरेट अलग से जो चुनाव करवाते हो ये व्यवस्था होनी। चुनाव में सब भाग लेंगे तो बाद में जो चुनाव में खड़े होते हैं उनको, उन लोगों को भी मनाना पड़ेगा जो उनके धर्म के, उनकी जाति के नहीं है। सब मिलजुल के वोटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। तो हमने कहा भाई साइमन वाली बातें तो वही है, रिफॉर्म साइमन करता वैसे हम करते हैं, पर इनकी नेचर अलग अलग है। साइमन कह रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचन गलत है, फिर भी उसको समाप्त हम करें भाई साहब समाप्त करो। साइमन कह रहा है केंद्र में भारतीयों को प्रतिनिधित्व मत दो, हम तो कह रहे हैं हमें डोमिनियन दो। साइमन कह रहा है कि वोटिंग राइट का दायरा बढ़ा दो लेकिन सबको मत दो, हम कह रहे हैं सबको दो। तो हमारी नेचर अलग। और हम बिरकनहेड के पास गए, पूरी रिपोर्ट तैयार करके सबके साइन, 8 के 8 मेंबर के साइन, सारे भारतीय एकदम इकट्ठे होके गए। और बिरकनहेड को आगे लो पापा का नया नाम सोच के हो गया, तुम बड़ी बातें कर रहा था कि भाई साहब आप तैयार करके लेके आ जाओ और मैं लगा दूंगा तुम्हारे, ये पड़ा हमारा संविधान, अब क्या भाई इसको क्या कर दे लग। बिरकनहेड ने कहा 1 मिनट मैं एक बार पूछ लूं सारे राजी एक नहीं राजी। अरे साइन नहीं दिख रहे तेरे को, हम सब साइन करके आए। बिरकनहेड ने कहा फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ। मोतीलाल जी बैठ जाओ आप। मोतीलाल जी ने कहा पूछ लो, किसी को पूछ लो। और बिरकनहेड ने कहा क्या सारे इस पे राजी है? इतने में मुस्लिम लीग ने हाथ खड़ा किया कि हम इसे राजी। हिंदू महासभा ने हाथ खड़ा किया हम भी इसे राजी। इतने में सिख महासभा ने हाथ खड़ा किया हम भी इसे राजी। सुभाष चंद्र बोस ने हाथ खड़ा किया हम भी इसे राजी। अरे तू मेंबर था, तेरे साइन है। उसने कहा वहां डरा दिया था आपने। यहां मैं बिरकनहेड अंकल को सब बातें बता दूंगा कि आपने मेरे को डरा धमका के साइन करवाए, मैं इसके सहमत है। इतने में जवाहरलाल नेहरू ने हाथ खड़ा किया। मोतीलाल जी ने कहा यार ये दिन दिखाना था, यहां लाके बेइज्जती करवानी थी आपको। जवाहरलाल नेहरू का डैडी सत्य सत्य है, घर में आप बात मानते नहीं। यहां मैं कह रहा हूं आपने इसमें डोमिनियन स्टेट कैसे लिख दिया? सुभाष और जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे थे कि डोमिनियन नहीं लेंगे, पूरी आजादी। क्या लेंगे? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किस बात का विरोध किया? डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट ये कहता है विदेशी मामले किसके पास रहेंगे, और हम जो इसका विदेशी मामले भी नहीं, एग्जैक्टली इसका मीनिंग ये था उस टाइम डोमिनियन स्टेट का, कि अब भी इसका मीनिंग ये होता है कि हम जो ब्रिटिश क्राउन को स्वीकार करते हैं। किसको स्वीकार करते हैं? ब्रिटिश क्राउन। मतलब हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं होगा, हमारा जो राष्ट्रपति होगा वो किसको मानेंगे? ब्रिटिश क्राउन। मतलब हम उनकी कहीं ना कहीं सत्ता स्वीकार करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा हम उनकी सत्ता स्वीकार क्यों करें, हम डोमिनियन स्टेट को स्वीकार। मुझे बड़ा अजीब लगता है जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने तो विरोध किया कि हम डोमिनियन स्टेट का क्या करते हैं, विरोध। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का विरोध किया, और 47 में नेहरू जी ने यही लिया। 47 में अंग्रेज अपने देश को क्या बना के गए थे? जब तक हमारा संविधान नहीं बना था 1950 में, तब तक हमारा देश क्या था? तो पापा की बेइज्जती क्यों करवाई?
जब यही काम करना था। मोतीलाल जी ने कहा बाकियों को तो मना लेंगे, छोरे तो यूं बदमाशी करते हैं, छोरा थप्पड़ मारूंगा और तुम्हारा देख लेना, कोई इस प्रकार की डिमांड नहीं। और ये हिंदू महासभा सिख महासभा को मना लेंगे। जिन्ना ने कहा मैं नहीं मान रहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा भाई साहब। तो जिन्ना का तेरे क्या चाहिए? जिन्ना ने एक पर्ची निकाल, जिन्ना ने कहा ये पकड़ो, अपना संविधान अलग है। जिन्ना ने अपनी 14 मांगे पेश की। कितनी मांगे पेश की? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना कितनी मांगे रखता है? जिन्ना की 14 मांगे हैं, मुसलमानों को ये दो, मुसलमानों को ये दो, मुसलमानों को ये दो, मुसलमानों को ये दो। साइमन कमीशन का विरोध किसमें? नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसमें? जिन्ना का 14 सूत्री मांग पत्र। जिन्ना का 14 पॉइंट्स डिमांड जो रखी थी उसके अंदर किसका विरोध कर रहा है? नेहरू रिपोर्ट का। हम नेहरू रिपोर्ट का विरोध किसके विरोध में लेके आए थे? साइमन। तो साइमन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना के 14 सूत्री मांग पत्र, 14 डिमांड्स उसकी। अब इतने में आ गया भाई साहब 1929, 28 के बाद 29 में हो रहा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कौन अध्यक्ष थे बताओ? जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में बात की गई हम आंदोलन चलाएंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा चलाएंगे? और जिम्मेदारी किसको, नेतृत्व किसको? अब गांधी जी का, गांधी जी कर दो शुरू भाई आंदोलन। गांधी जी ने कहा नहीं, पहले हम अंग्रेजों के सामने अपनी मांगे रखेंगे, यदि अंग्रेज हमारी मांगों को मान लेंगे तब तो ठीक है, यदि मांगों को नहीं मानेंगे तो हम क्या रखेंगे, करेंगे आंदोलन। अरे क्या जरूरत है आपने करते? गांधी जी का नहीं, डायरेक्ट यू आंदोलन नहीं, पहले हम मांग करते हैं। कितनी मांगे रखोगे? गांधी जी का देखो भाई, आपने तो पवित्र आदमी, धार्मिक आदमी है, मांगे रखेंगे 11। कितने रखेंगे? 11, 21, 51 थोड़ी शुभ रहती है। तो गांधी जी ने कितनी मांगे रखी? इरविन के सामने, लेकिन इरविन ने इनमें से एक भी मांग स्वीकार नहीं की। इरविन ने कर ले जो तरजीह में